Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Asfa Murtaza and I welcome you all to this second session of Living Well in Ramzan Kareem with Wellness Hive. I hope कि आप सबका रमज़ान बहुत अच्छे से जा रहा होगा और आप सब रोज़े भी रख रहे होंगे और रमज़ान की बरकत से मुस्तफ़ीद भी हो रहे होंगे। आज हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं, डायबिटीज़, शुगर और ज़ियादतीस। अनफॉर्चुनेटली ये वो अल्फाज हैं जो कि हम आजकल बहुत कॉमनली सुन रहे हैं। हर दूसरे घर में, हर दूसरी फैमिली में एक शुगर का मरीज़ या डायबिटीज़ का मरीज़ जो है वो पाया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में प्रेवलेंट होती जा रही है। अब डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें आपके खून में शुगर की जो मिक़दार है, यानी कि जो ग्लूकोज है आपकी बॉडी में, वो ख़तरनाक हद तक बढ़ जाता है। अगर देखा जाए तो एक आम इंसान में जब आप खाना खाते हैं और आपका खाना हज़म होता है तो वो खाना मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स से आपके बॉडी में जो है वो आपके खून में ग्लूकोज जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और यही ग्लूकोज फिर आपके जिस्मानी खुलियों में शामिल होता है और इससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। लेकिन शुगर के मरीज़ों में क्या होता है? शुगर के मरीज़ों में इंसुलिन, जो कि एक ऐसा हार्मोन है जो कि खून में से शुगर को, आपके ग्लूकोज को आपके जिस्मानी खुलियों के अंदर लेकर जाता है, वो अपना काम जो है मुकम्मल तरह से नहीं कर पाता। अब डायबिटीज़ की दो तरह की टाइप्स हैं। टाइप 1 में ये होता है कि इंसुलिन हार्मोन, आपके जिस्म में इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है वो कम्प्लीटली तौर पे ख़त्म हो जाती है। ऐसे में क्या होता है कि वो खुलिये जो कि हार्मोन ये इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो आपके जिस्म में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें क्या होता है कि उसमें आपके जिस्म में इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रही होती है, लेकिन वो या तो बहुत कम मिकदार में होती है या फिर इस तरह से होती है कि वो अपना काम मुकम्मल तौर पे कर नहीं पाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ की बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ की फ़िलहाल कोई पेट या एग्जैक्ट जो है उसकी वजह नहीं जान सकी और ये ऐसी कंडीशन है जिसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई है तो आपके पास सिर्फ वाहिद सलूशन यही होता है कि आप इंसुलिन से अपनी शुगर को मैनेज करें और अपनी डाइट जो है उसको साथ साथ मैनेज करें। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, इसमें अगर आपका फैमिली में हिस्ट्री है, आपकी फैमिली में किसी को शुगर है या डायबिटीज़ का मर्ज़ है, उसकी वजह से आपका रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप मोटापे का शिकार हैं, ओवरवेट या ओबीस हैं, उसकी वजह से आपका रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप खाने में ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड आइटम्स लेते हैं या आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा रहे होते हैं, उसकी वजह से भी आपका रिस्क बढ़ जाता है। और उसके साथ साथ अगर आप जिस्मानी तौर पे एक्टिव नहीं हैं, अगर आप एक सेडेंट्री लाइफ जी रहे हैं, आप काम वगैरह नहीं करते हैं, आप चलते फिरते नहीं हैं, आप सारा दिन एक कमरे में या अगर बेड तक या टीवी तक खुद को महदूद किया हुआ है, या आपका ऐसी लाइफ है जिसमें आपका चलना फिरना ज़्यादा नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। अब अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि ये कंडीशन एकदम सडन डेवलप नहीं होती है। बहुत अरसे से आपकी बॉडी में जो शुगर है उसकी इंटॉलरेंस चल रही होती है और लेकिन आपको बहुत बाद में जाके पता चलता है कि अब आपको जो है वो डायबिटीज़ जब डायग्नोज हो जाती है। अगर आपको अर्लियर स्टेजेस पे पता चल जाए, प्री डायबिटिक स्टेज पे, तो आप इसको डायबिटीज़ होने को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि रमज़ान में रोज़े जो है वो कैसे रखे जा सकते हैं। रमज़ान में सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि आपकी बॉडी में किस तरह की तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। मोस्टली रमज़ान में क्या होता है कि हम लोग प्रॉपरली अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते, और अगर आप नींद पूरी नहीं कर पाते या अगर आपकी नींद जो है वो 6 से 8 घंटे की नहीं है, तो उसकी वजह से आपकी जो ग्लूकोज है बॉडी में उसकी भी जो मिकदार है वो ऑल्टर हो जाती है। आपका जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो भी स्पाइक कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप स्लीपिंग के साथ साथ आपके खाने पीने की जो रूटीन होती है वो भी चेंज हो जाती है। अगर देखा जाए तो ओवरऑल आपकी नींद, आपका खाने पीने की रूटीन, आपकी एक्सरसाइज, आपका पूरा स्केड्यूल जो है वो बदल जाता है। तो ऑलरेडी आप अगर डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और ऐसे में रमज़ान में आपका स्केड्यूल भी सारा तब्दील हो रहा है, तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से
आपकी बॉडी में स्ट्रेस की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। आप या फिर हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार हो सकते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया का शिकार हो सकते हैं, यानी कि आपके खून में शुगर की मिकदार ख़तरनाक हद तक कम भी हो सकती है और ख़तरनाक हद तक बढ़ भी सकती है। आप पानी की कमी का भी शिकार हो सकते हैं और उसके साथ साथ और भी मुमकिन मसाइल हैं जिनका आप सामना कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको शुगर है तो प्लीज़ इसके लिए आपको गिल्टी नहीं फील करना, क्योंकि ज़िंदगी के साथ साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई बीमारी है जो कि लाइफ लॉन्ग है तो उसको आपने गिल्टी फील नहीं करना है कि मैं इसकी वजह से रोज़े नहीं रख सकता, क्योंकि इसके मुतल्लिक अल्लाह पाक ने बेहुक्म दिया है कि कोई भी ऐसा इंसान जो कि किसी ऐसी बीमारी में है या उसको किसी ऐसी सिचुएशन का सामना है जिसमें वो अपनी सेहत उसकी जो है वो ख़तरनाक किसी ख़तरे में जा सकती है, तो इसमें वो रोज़ा छोड़ भी सकता है। जिसमें शुगर के मरीज़ भी आते हैं, प्रेग्नेंट ख़वातीन भी आती हैं, वो ख़वातीन भी आती हैं जो कि लैक्टेटिंग हैं, जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं, बच्चे जो हैं वो भी छोड़ सकते हैं रोज़ा, और भी डिफरेंट तरह के केसेस हैं जो कि आपको एक इस्लामिक स्कॉलर जो हैं वो ज़्यादा बेहतर से बता सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि हम सब चाहते हैं कि भाई हम रोज़ा रखें, शुगर के मरीज़ चाहते हैं रोज़ा रखें, लेकिन वो क्या करते हैं, उन्हें अवेयरनेस नहीं होती है कि रोज़ा रमज़ान शुरू होने से पहले उनको क्या करना चाहिए। एक आइडियल सिचुएशन यही होती है कि रमज़ान शुरू होने से 6 से 8 हफ्ते पहले, यानी कि 1.5 से 2 महीने पहले आप अपनी डाइटिशियन को कंसल्ट करें या फिर आप अपने फिजिशियन को कंसल्ट करें। अब जब आप अपनी डाइटिशियन या फिजिशियन के पास जाती हैं, वो क्या करेंगे, क्योंकि अभी तो रमज़ान शुरू होने में 2 महीने रहते हैं या 1.5 से 2 माह रहते हैं, तो इतना सवाल ही पैदा होता है इतना पहले जाने का क्या फ़ायदा। लेकिन जब आप पहले से जाएंगे, वो क्या करेंगे कि वो आपकी रिस्क असेसमेंट करेंगे, चेक करेंगे कि आया आप क्वालिफाई करते हैं रोज़ा रखने के लिए या नहीं, या अगर आप रोज़ा रखते हैं तो आप किसी न किसी ख़तरनाक सूरत हाल का आपको सामना तो नहीं हो सकता, इसके चांसेस तो नहीं हैं। सो अब 6 से 8 हफ्ते पहले अपनी डाइटिशियन को या अपने फिजिशियन को कंसल्ट कीजिए, लेकिन उनके जाने से वहाँ जाने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी डायबिटीज़ कौन से टाइप की है, टाइप 1 टाइप की है या टाइप 2 डायबिटीज़ है, और कितने सालों से है। उसके साथ साथ आपको कभी खून में शुगर की ग्लूकोज की कमी तो नहीं हुई, आप कभी हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार तो नहीं हुए। उसके साथ साथ आपके पास आपके HbA1c लेवल्स जो हैं, जो कि 3 महीने की आप में आपके खून में 3 महीने की शुगर की क्या मिकदार रही है उसको बता देते हैं। आपके पास उस टेस्ट की रिपोर्ट्स होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास आपको ये भी कंप्लीट पता होना चाहिए या आप उस प्रिस्क्रिप्शन को साथ लेके जाएं कि आप कौन सी मेडिकेशंस ले रहे हैं, या आप इंसुलिन ले रहे हैं तो आप उसकी कौन सी डोजेज ले रहे हैं, कितने यूनिट्स ले रहे हैं, ये भी आप लेकर जाएंगे। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप अपना एक डायरी बना के रखें। अगर दिन में अगर आप एक दफ़ा शुगर चेक करते हैं तो उसका टाइम और उस दिन की डेट जो है वो मेंशन करके एक छोटी सी डायरी बना के आप अपनी डाइटिशियन के पास लेके जाएं। इसके अलावा आपके पास ये भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको किसी किस्म की कोई और बीमारी तो नहीं है, जिगर की या गुर्दों की आपको बीमारी तो नहीं है, या आपकी प्रेगनेंसी तो नहीं है, फिज़िकली आप कितनी एक्टिव हैं, क्या क्या काम करती हैं आप एक दिन में, और उसके साथ साथ अगर आपका पिछला रमज़ान का डायबिटीज़ के साथ एक्सपीरियंस रहा, आपने रोज़े रखे तो उसका आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आप कंसीडर करेंगे, वो ये है कि आपने कितने घंटे का आपका रोज़ा है। सो हम लोग पाकिस्तान में रिजाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे आमतौर पे अभी 14.5 से लेके 15 घंटे तक का रोज़ा चल रहा है। तो जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके 6 से 8 हफ्ते पहले अपनी डाइटिशियन के पास जाती हैं, तो इससे ये होता है कि आपकी डाइटिशियन जो है वो आपकी कंप्लीट रिस्क असेसमेंट कर लेती है, और उससे ये होगा कि वो आपको बता सकेंगी आइदर आप जो है वो लोअर रिस्क पे हैं या मॉडरेट रिस्क पे हैं या इंक्रीज रिस्क पे हैं। तो अगर आप मॉडरेट या इंक्रीज रिस्क पे होंगे तो आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे कि आप रोज़ा जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर या ज़्यादा मौजू ये रहेगा कि आप रोज़ा ना रखें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अगर आपका रिस्क ज़्यादा हो तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है कि आप हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया का शिकार हो सकते हैं। अब हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन क्या है, आपकी रोज़ा रखते हुए आपका एक मुमकिन हद तक ख़तरा होता है कि आप
कि खून में शुगर जो है वो या ग्लूकोज जो है वो ख़तरनाक हद तक कम भी हो सकती है और ख़तरनाक हद तक बढ़ भी सकती है। तो आमतौर पे क्या होता है कि हम लोग एक और बिलीफ ये भी है कि अगर हमने रोज़े की हालत में शुगर या ग्लूकोज को चेक किया तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। आप रमज़ान में रोज़े की हालत में शुगर को चेक कर सकते हैं, इससे आपका रोज़ा नहीं टूटता। तो अगर आपने रोज़ा रखना है तो शुगर आपको किस किस टाइम पे चेक करनी चाहिए। सबसे पहले आपको कोशिश करें कि सहरी से पहले आप अपनी शुगर चेक करें। फिर दिन में 8 बजे आप अपनी शुगर चेक करें। उसके बाद आप दोपहर 12 बजे चेक करेंगी। असर के टाइम पे 3 बजे आप चेक करेंगी और इफ्तार से पहले आप चेक करें। ये वो औकात हैं जहाँ पे आपको शुगर लाजमी चेक करनी चाहिए, ताकि आप ट्रैक कर सकें कि आपकी रोज़े की हालत में शुगर की किस तरह से फ्लक्चुएशंस हो रही हैं आपके खून में। और अगर इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर खुदा ना खास्ता कोई भी आपकी ऐसी कंडीशन है जो कि आपको आपकी जान को ख़तरे में डाल सकती है, तो आप उसके लिए प्रॉपर जो है वो स्टेप्स ले सकते हैं और अपनी सेहत को और अपनी जान को महफूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी इन जो आपको औकात बताएं, इसके अलावा भी आप शुगर जो है वो चेक कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी ऐसे सिम्टम्स आएँ जो कि हाइपोग्लाइसीमिया को या हाइपरग्लाइसीमिया को इंडिकेट करें। अच्छा, जनरली ये भी समझा जाता है, लोगों को नहीं पता चलता कि आया उनके जिस्म में खून में शुगर की मिकदार कम हो रही है या शुगर की मिकदार ज़्यादा हो रही है। तो मैं उसके लिए आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स बताऊंगी जिनको आप याद रखें और आप इनको ना सिर्फ अगर आप खुद शुगर के मरीज़ हैं तो आप खुद भी इसको इवेलुएट कर सकते हैं, वरना अगर आपके घर में कोई और ऐसा पेशेंट है या आपकी फैमिली में कोई ऐसा फ़र्द है जो कि शुगर का मरीज़ है, तो आप उनमें भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये सिम्टम्स या ये अलामात ऑब्ज़र्व करें, आपको फ़ौरन रोज़ा जो है उनका इफ्तार करवा देना चाहिए, वरना ये आपकी जान उनकी जान के लिए ख़तरा भी हो सकता है। तो अगर आपके जिस्म में खून में शक्कर की या ग्लूकोज की मिकदार कम हो रही है, तो ऐसे में आप महसूस करेंगे, आपको चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा महसूस होगा, आपको पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, कपकपाहट ज़्यादा आएगी, आपकी दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाएगी और उसके साथ साथ आप थकावट का भी शिकार होंगे और आपकी जो होंठ हैं वो भी खुश्क होना शुरू हो जाएंगे और आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। सो ये वो अलामात हैं जो कि आपको तब ज़ाहिर होंगी जब आपके खून में शुगर की मिकदार जो है वो कम हो रही है या ख़तरनाक हद तक कम हो रही है। अब आपको खून में अगर शुगर की मिकदार ज़्यादा हो तब क्या महसूस होगा? ऐसी सूरत में आपको सर दर्द महसूस होगा, आपको पेट में दर्द महसूस होगी, बार बार आपको जो है वो यूरिनेशन आएगी। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपकी प्यास में भी इजाफा हो जाएगा, ज़्यादा आपको प्यास लगेगी, पानी की आपको ज़्यादा तलब होगी, एक गैर मामूली आपको थकावट महसूस होगी। उसके साथ साथ आपकी नज़र जो है वो भी धुंधली होनी शुरू हो जाएगी। तो जब आपको ये अलामात ज़ाहिर होंगी तो इसका मतलब है कि आपके खून में शुगर की मिकदार जो है वो बढ़ रही है और ख़तरनाक हद तक बढ़ रही है। सो इस कंडीशन में भी आपको रोज़ा इफ्तार कर लेना चाहिए। अब ये तो अलामात हैं। अलामात के अलावा अगर आप शुगर चेक करते हैं जिन टाइमिंग्स पे मैंने आपको बताया, जब भी ये अलामात आपको ज़ाहिर हो तो फ़ौरन से आप अपनी शुगर जो है वो चेक करवाएं। अगर आपकी शुगर जो है वो 70 मिलीग्राम, क्योंकि यूजुअली हमारे पास जो डिवाइसेस हैं उसमें मिलीग्राम पर डेसीलीटर यूनिट यूज़ हो रहा है, तो अगर आपकी शुगर जो है वो 70 से कम हो उस सूरत में, और अगर आपकी शुगर 300 से या 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो, इन दोनों सूरत हाल में आपने अपना रोज़ा जो है वो इफ्तार कर लेना है, क्योंकि ये दोनों सूरत हाल आपकी जान के लिए ख़तरा बन सकती हैं। सो ये आप लाजमी करें। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि हम लोग रमज़ान में जो है वो किस किस तरह से अपनी शुगर के साथ, डायबिटीज़ के साथ अपनी सेहत को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले ये चीज़ है कि क्योंकि आपके हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं, आप डायबिटीज़ का भी शिकार हैं, तो रमज़ान में आपको बहुत ज़्यादा इफ्तार के टाइम पे क्रेविंग होगी कि आप कुछ मीठा पिएं। तो आमतौर पे क्या होता है कि रमज़ान के दौरान लोग जो हैं वो इफ़्तार टाइम पे ऐसे खाने खा लेते हैं जिसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं या जिसमें शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो कि उनके लिए नुकसानदेह होती है, जिससे उनके जिस्म में जो शुगर है, ग्लूकोज है, उसकी मिकदार ख़तरनाक हद तक बढ़ सकती है। उसके साथ साथ चीनी वाले मशरूबात ले लिए जाते हैं, ऐसी जो है वो या स्वीट डिशेस ले ली जाती हैं,
या फिर बहुत ज़्यादा जल्दी खाया जाता है। और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। आमतौर पे क्या होता है कि आपने घर वाले मेंबर्स ही आपको सजेशन दे रहे होते हैं कि आपने तो सिर्फ 5 मिनट आपने सिर्फ खाना खाया है, आपने सिर्फ 2 मिनट खाना खाया है, आप और खाना खाएं, आपने बहुत जल्दी खा लिया। सो ऐसा क्या होता है कि आपकी स्पीड तेज़ होती है और आप बहुत जल्दी ज़्यादा खा लेते हैं, या आप कहते हैं कि मैंने 10 मिनट खाना, और 10 मिनट में आप इतना स्पीडीली खाते हैं कि आप ओवर कंजम्पशन कर लेते हैं, जो कि आपके लिए नुकसानदेह होती है। सो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि शुगर के मरीज़ों में ऑब्जर्व की जाती है। उसके अलावा एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सहरी जो है वो भी छोड़ दी जाती है, स्किप कर देते हैं या बहुत पहले सहरी कर लेते हैं। अगर आप बहुत पहले सहरी कर लेते हैं तो क्या होता है कि आपके जिस्म में जो है ग्लूकोज जो है वो आपको आपकी जो है हज़म हो गई है, इस्तेमाल हो गई है, और उसके बाद आपके जिस्म में ताकत नहीं होती है। तो आपका जो कुदरती निज़ाम है वो क्या होता है कि आपके जिस्म में ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है, वो यूज़ होना शुरू हो जाती है। और जब वो भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि रोज़ा हमारा काफ़ी ज़्यादा घंटों का होता है, जब वो भी ख़त्म हो जाती है तो आपके जिस्म में जो फैट्स हैं वो यूज़ होना शुरू हो जाता है। और ऐसी सिचुएशन में आप की बॉडी में जो है वो कीटो एसिडोसिस हो जाता है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। तो इसलिए सहरी को भी बिल्कुल आपने स्किप नहीं करना। अभी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी कि सहरी में आप कौन से खाने इस्तेमाल कर सकते हैं और इफ्तार में आप कौन से खाने इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले तो ये है कि सहरी की अगर हम बात करें कि सहरी में आपने क्या खाना है, तो एक सजेशन ये है कि आप कोशिश करें कि आप जितने भी जो भी आपके घर में आटा इस्तेमाल होता है, या तो वो गंदम का आटा हो या वो मिक्स अनाज का आटा हो, जिसमें आप चने का आटा, मकई का, जौ और गंदम का आटा, इनको आप मिक्स करवा के भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपके शुगर के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। सहरी के टाइम पे आप क्या कर सकती हैं कि आप 2 अंडों की सफ़ेदी इस्तेमाल कर सकती हैं, उसका ऑमलेट बना सकती हैं, या आप 1 ग्लास जो है दूध ले सकती हैं, उसके साथ या लस्सी बना सकती हैं, या आप जो है वो दही इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके अलावा आप कोशिश करें कि आपके सहरी के टाइम पे जो भी चीज़ हो, कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो वो आपके पास फाइबर वाले हों, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स ना हों, जिसमें आपने चीनी वाली चीज़ें या सफ़ेद आटा या चावल, इनका इस्तेमाल अपने सहरी के टाइम पे नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये आपके जिस्म में बहुत जल्दी से हज़म भी हो जाते हैं और ये आपके जिस्म में खून की मिकदार बहुत जल्दी से बढ़ा भी देते हैं। सो खून में शुगर की मिकदार जो है वो बहुत जल्दी बढ़ा देते हैं। सो ऐसे में क्या होता है कि आपकी बॉडी में आफ्टर सर्टेन टाइम जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। सो उससे बचने के लिए कोशिश करना है आपने आपने प्रोसेस्ड जो है वो कोई भी प्रोसेस्ड खाना नहीं लेना। आपने कोशिश करना है गंदम के आटे की रोटी इस्तेमाल करें, या फिर आप मिक्स आटे की रोटी इस्तेमाल करें। अच्छा, अब ये आपने अगर आप लेती हैं तो तकरीबन आपकी 450 से 600 के करीब आपको कैलोरीज मिल जाएंगी इनसे। उसके बाद और आप 2 ग्लास पानी पीजिए। इफ्तार के टाइम पे आप क्या कर सकती हैं, दिन में जिस जो टाइमिंग्स आपको बताई हैं उन टाइमिंग्स पे आप अपनी शुगर को मॉनिटर कीजिए। उसके बाद इफ्तार के टाइम पे आप 1 2 या 3 खजूरें ले सकती हैं, उससे आप अपनी इफ्तार कीजिए ताकि आपके शुगर के लेवल्स जो हैं वो मेंटेन हो सकें। उसके बाद आप जो है वो रोज़ा अफ्तार आपने किया, पानी आप 2 ग्लास ले सकती हैं, या आप कोई सा भी ऐसा ड्रिंक ले सकती हैं जिसमें चीनी ऐड नहीं होगी। आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप तुख मलंगा या बेसल सीड्स यूज़ कर सकती हैं, उसको आप 1 ग्लास दूध में डाल के इनको आप ले सकती हैं, यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सहरी के टाइम पे आप ये भी कोशिश कर सकती हैं कि आप 1 कप पानी में 1 कप नीम गर्म पानी ले लें, या जो रूम टेम्परेचर का पानी है उसमें आप जो है वो 1/2 टेबल स्पून या 1 टीस्पून जो है वो आप इस बगोल का या छिलका जो है इसको आप ऐड करके इसको आप सहरी में लें। ये भी आपको जो है वो सहरी में एक एक्स्ट्रा फाइबर ऐड करेगा और आपको फीलिंग ऑफ सेटाइटी भी आएगी और आपके शुगर लेवल्स भी नॉर्मलाइज होंगे। अच्छा, अब इफ्तार के टाइम पे आपने खजूर भी ले लिया, आपने 1 से 2 खजूरें लेनी, उससे ज़्यादा कोशिश कीजिए कि अवॉइड करें। आप उसके बाद जो है वो 2 सेब की काश आप ले सकते हैं, 2 अमरूद की काश आप ले सकती हैं, टुकड़े ले सकते हैं, और इसका आप एक फ्रूट बाउल बना के उस पर लीमू निचोड़ के भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जितने भी किस्म के फ्रूट जूसेस हैं उनको आपने कम्प्लीटली अवॉइड करना है। आपने फ्रूट जूसेस बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, आपने कोई भी प्रोसेस्ड फूड आइटम नहीं लेना, ठीक है।
और आपने उसके साथ साथ जितने भी फ्राइड आइटम्स हैं उनको भी आपने अवॉइड करना है। कोशिश करना है कि फ़्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आप कंज्यूम कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छी सजेशन ये भी है कि आप एक बाउल ले लें, उसमें आप सुरख लोबिया जो है वो शामिल कर सकते हैं, मकई के दाने उबले हुए शामिल कर सकते हैं। इसी में आप जो है वो आधा सेब और आधा अमरूद डाल के एक अच्छा सा बाउल बनाएं अपने लिए। फ्रेश साइज़ पे आप जो है वो लेमन स्प्रिंकल करें और ये आपके लिए एक बहुत अच्छा फ्रूट एंड सैलड बाउल जो है वो आपके लिए तैयार हो जाएगा। इसको भी आप इफ्तार में इस्तेमाल कर सकती हैं। ये आपको फाइबर भी ऐड करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रोवाइड करेगा और इससे आपकी बॉडी में जो शुगर है वो भी आपकी मेंटेन रहेगी। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपनी टाइमिंग्स को भी फिक्स करना है और अपने पोर्शन साइजेस को भी इस्टेब्लिश करना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ्तार टाइम पे आप एक छोटी प्याली जो है वो दही भल्लों की भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, ये करने के बाद आपने रात का आप जब खाना खाएंगी 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, उससे ज़्यादा आपने कोशिश करना है कि बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं देना। तकरीबन आप 8 या 9 बजे तक आप अपना रात का खाना जो है वो खा लें। अब रात के खाने में क्या हो सकता है कि आप कोशिश करें कि एक हथेली की साइज़ की जो है वो आप बोटी या मछली का पीस, यानी कि अगर ये आपकी हथेली है इस साइज़ का आप एक मछली का पीस इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको प्रोटीन भी देगा और इसके साथ साथ इसमें बहुत इसेंशियल जो है वो फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हैं। या तो आप ये इस्तेमाल कर सकती हैं या फिर आप एक प्याली जो है वो दाल की ले सकती हैं। मिक्स दाल कोशिश कीजिए लिए, जो कि आपको सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड कर सके। उसके साथ साथ अगर ये आप नहीं लेना चाहें तो आप दाल सब्ज़ी या गोश्त का सालन, गोश्त सब्ज़ी का सालन मिक्स फॉर्म में भी ले सकते हैं कॉम्बिनेशन में। कोशिश करें कि इसके साथ आप एक जो है वो रोटी जो कि गंदम के आटे की हो या मिक्स आटे की, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको रोटी पसंद नहीं है, आप चावल भी नहीं खाना चाहते, अगर आप चावल खाना चाहें तो आपने एक छोटी प्लेट खानी है और वो भी ब्राउन राइस की। वाइट राइस आपने अपने लिए नहीं यूज़ करने। इसके अलावा आप ये भी कर सकती हैं कि आप इफ्तार के टाइम पे रात के खाने में आप सूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूप में क्या हो सकता है, आपके पास एक बोटी जो है उसमें चिकन की ऐड होगी, मकई के दाने ऐड होंगे, उसके साथ साथ उसमें जो है वो एक एग वाइट ऐड होगा और आपके पास उसमें जो है वो सब्ज़ी शामिल हो सकती है। उसको आप रोटी के साथ या चावल के साथ भी ले सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द सजेशन जिसको फॉलो करते हुए आप जो है वो अपनी शुगर को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं इफ़्तार में भी और सहरी में भी। इसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको पोर्शन साइज़ेस का पता हो कि आपने किस टाइम पे कितना पोर्शन साइज़ लेना है। आमतौर पे शुगर के मरीज़ एक बहुत ज़्यादा गलती ये करते हैं कि वो इफ़्तार टाइम तो हमारा फ़िक्स होता है लेकिन रात के खाने का टाइम वो फ़िक्स नहीं करते, समटाइम्स स्किप कर देते हैं या फिर बहुत लंबी जो है वो सारी रात जागते रहते हैं, सुबह के टाइम इफ़्तार सहरी के टाइम सोते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनकी रूटीन एक सेट नहीं हो रही होती है और ये रूटीन सेट ना होने की वजह से उनकी शुगर जो है वो भी कंट्रोल में नहीं आती। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये भी इनकी टाइमिंग्स फिक्स हों, इनके पोर्शन साइजेस फिक्स हों। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आपने एक जो आइडियल डाइट प्लान या एक आइडियल आपके लिए सहरी और इफ्तार का मील है, उसमें आपके पास कौन कौन से फूड ग्रुप से क्या क्या कुछ होना चाहिए। कोशिश करें कि आपका जो भी खाना हो वो 2 चम्मच ऑयल से बना हो, 2 चाय के चम्मच, ठीक है। अब 2 चाय के चम्मच ऑयल, आप कौन सा ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप कैनोला ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जैतून का तेल या सूरजमुखी का तेल, ये सारा कुछ आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा है। आपने घी को अवॉइड करना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपकी अगर एक प्लेट है उसमें 2 चम्मच आपने खाना जो भी बनाया उसको 2 चम्मच ऑयल में बनाए। 1 कप आपका सब्ज़ी का होना चाहिए, जो कि रॉ भी हो सकती है और अगर कुकड हो तो हाफ कप आपका सब्ज़ी का होना चाहिए। उसके साथ साथ आप जो है कोशिश करें 2 से 3 बोटियां हो सकती हैं, एक रोटी आप साथ में ले सकते हैं। अगर रोटी नहीं पसंद तो आप एक छोटी प्लेट जो है वो चावलों की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो चावल आपके ब्राउन राइस होने चाहिए। अगर आप बोटी नहीं ले सकते, गोश्त वगैरह नहीं ले सकती, तो आप ये कर सकती हैं कि आप मटर या लोबिया या मिक्स दाल जो है वो उसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकती हैं। 2 ग्लास पानी के लाजमी पिएँ और एक छोटा फल। जिस तरह से मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि आपने अपनी ग़िज़ा को तो आपने
मेंटेन कर लिया, आपने अपने मील्स इस्टेब्लिश कर लिए, लेकिन पानी और उसके साथ साथ आपकी नींद और टाइमिंग्स, इनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप इनको फॉलो करते हैं तो उससे आपकी ना सिर्फ शुगर भी मेंटेन रहती है, बल्कि आप खुद को फिजिकली एक्टिव भी फील करते हैं। पानी के लिए जिस तरह से मैंने लास्ट सेशन में बताया था, आप कोशिश करें कि 2 से 3 ग्लास पानी जो है वो आप अपनी सहरी में इस्तेमाल कर लें, 2 से 3 ग्लास पानी आप इफ्तार में इस्तेमाल कर लें, और इफ्तार से लेके आप सहरी के टाइम तक आप जो है वो 5 to 6 ग्लासेस वाटर पर जो है वो ले सकते हैं। उसके अलावा कोशिश करें कि इफ्तार टाइम में जब आप सेब की और अमरूद ले रही हैं, उसके साथ साथ आप ये भी कर सकती हैं कि आप बादाम, पिस्ता या अखरोट या मूंगफली, इनको जो है वो भी आप फाइन चॉप करके अपने फ्रूट बाउल में ऐड करके ले सकती हैं, आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा अगर आप जब आप ये सब कुछ करती हैं तो इससे आपकी शुगर भी मेंटेन रहेगी एंड यू विल फील मोर एक्टिव। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोशिश करें कि आप अपनी नींद के जो घंटे हैं वो ज़रूर पूरे करें, इससे आपकी शुगर भी मेंटेन होगी और आप खुद को फिज़िकली एक्टिव फील करेंगे। डे टाइम पे खुद को हल्की फुल्की वर्जिश में ज़रूर आप इंगेज करें, खुद को हल्की फुल्की फ़िज़िकल एक्टिविटी में इंगेज करें, और इसके साथ साथ आप जब ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो इससे आपकी डाइट में भी चेंजेस आएंगे और आपकी सेहत भी जो है वो भी इम्प्रूव होगी और आप खुद को रमज़ान के रोज़ों में फ़िज़िकली फ़िट महसूस करेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें सिर्फ वही लोग फॉलो करें जो कि रमज़ान में रोज़े रखने के उनको उनके फिजिशियन ने या उनको उनके डॉक्टर ने अलाउ किया है। जब आप अपने फिजिशियन के पास जाएंगी तो डाइटिशियन तो आपको आपकी डाइट के मुतालिक बताएंगी, लेकिन आपने अपनी फिजिशियन से, अगर आप इंसुलिन लगाते हैं तो इंसुलिन के यूनिट्स, या अगर आप जो है वो मेडिसिन लेती हैं, टैबलेट्स लेती हैं, तो आपने अपने टैबलेट्स या मेडिसिन की भी एडजस्टमेंट करवानी है रमज़ान के अकॉर्डिंग। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि रोज़े की हालत में आप किसी किस्म की जानलेवा सूरत हाल से दो चार ना हो। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम आवर सेशन। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों, कोई क्वेरीज हों, आप प्लीज़ उसको जो है वो पूछ सकते हैं एंड आई विल बी हियर टू आंसर यू फॉर दैट। सो अ वेरी ब्लेस्ड रमज़ान टू यू ऑल, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।